जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? भीमकंड फिशेस, बी है कनिष्क प्रथम, सी है हुविक्स और डी है वासुदेव। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विड फिशेस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका? ध्रुव ने, बी है गोविंद द्वितीय ने, कृष्ण ने और दंती दुर्ग ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, दंती दुर्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। राष्ट्रकूट के संस्थापक किसे माना जाता है? तो दंती दुर्ग को। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस चीनी राजा ने 2020 ईसा पूर्व में चीन के विशाल दीवार को बनवाया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, शी हेग टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने। 52 पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो 18 है। यहाँ पर बात की जा रही है 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? कपालिक, बी है कालमुख, सी है पशुपत और डी है नाथ। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चार प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पशुपत, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, एन.जी. रंगा ने, रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं तीनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो 1917 ईस्वी में पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था भारत में, वह किसने इसका विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन.जी. रंगा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने कि चालुक्य राजधानी को मान्यखेड़ से कल्याणी कौन ले गए थे? सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य षष्ठम ने और सी है प्रेमा जगदेव कमलम और द्वितीय और डी है तैलप द्वितीय। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सोमेश्वर प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? हिंद केसरी, केसर हिंद, राय बहादुर और राइट से अनवेरेबल। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो गांधी जी को उपाधि दिया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान उसे रिटर्न कर दिए थे, उस उपाधि का नाम बताना है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, केसर हिंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, उसी असहयोग आंदोलन के दौरान उसे रिटर्न कर दिए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि रिटर्न किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इनमें से कौन सी सुमिलित नहीं है? तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है। बाकी यहाँ पर जो है ठगी का दमन विलियम बेंटी के समय में हुआ था, एल्बर्ट बिल पास हुआ था रिपन के समय में, और रिंग फेंस की नीति अपनाई गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय में, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने।
किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए थे? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मुजफ्फरपुर कांड। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? किस घटना के उपरांत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, चौरी चौरा कांड, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में, पुडुचेरी में, चंदन नागौर में। बताइए इन्हीं तीनों ऑप्शन में से 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सूरत में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और बरकतुल्ला। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, लाला हरदयाल, जो कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी को स्थापित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनो के युद्ध में हराया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनो के युद्ध में हराया था? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कैप्टन पॉपहेम, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? लॉर्ड रिपन, एओ ह्यूम, लॉर्ड वेबल और जॉन स्ट्रेची। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, एओ ह्यूम, बिल्कुल ही सही जवाब है। एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, एनी बेसेंट, बिल्कुल ही सही जवाब है। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखिएगा, जो कि विदेशी थी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, फ्रेडरिक बी फिशर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि वह कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी और सिराज गोपालाचारी। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई थी, जो कि 1861 के बाद भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती है? विलियम बेंटिंग ने, ब्लेजली ने, कॉर्नवालिस ने और वारेन हेस्टिंग्स ने। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कॉर्नवालिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? इंडिया गेट को, चर्च गेट को, आर्क ऑफ विक्ट्री को और गेटवे ऑफ इंडिया को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अवतल दर्पण, बिल्कुल ही सही जवाब है।
सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, लोहे में जंग लगना, कोयला जलना, तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण। बताइए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर तीनों है जो कि रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्न में से किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है? ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, बी है शेर, युगलीना और केंचुआ। बताइए 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं युगलीना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? पानी की अनुपाती परिवर्तन के कारण, पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट में बदलने के कारण, क्रोमोप्लास्ट में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तब पकते ही जो टमाटर हरा रहता है वो लाल क्यों हो जाता है? इसका कारण है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने का कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और इरेप्सिन। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताएं रेनिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है और आकाश से साफ नहीं होता है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है जिसके कारण तेज़ वाले दिनों में ओस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय और तिल्ली। बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दीर्घ अस्थि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर अकस्मात गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? जड़त्व, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चलती बस में ब्रेक लगाते हैं तो यात्री आगे की तरफ गिर जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जड़त्व, बिल्कुल ही सही जवाब है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है कि इसको न्यूटन का प्रथम नियम भी बोला जाता है। यात्री जो बस में है वह बस के साथ वह भी गति अवस्था में है, जैसे ही उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ यात्री भी विरामावस्था में आना चाहते हैं। वो गति में रहते हैं तो गति में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो विरामावस्था में आना चाहता है तो फिर वैसा ही वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो इसका विरोध करता है। तो यही जड़त्व का नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए है कम काम करने में, बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, और सी है उतना ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, और डी है उतने ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में। बताइए यहाँ पर साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा होता है?
28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, किंग कोबरा, जिसको राजनाग बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? चमगादड़ों का, बंदरों का, चूहों का और खरगोशों का। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, चूहों पर नियंत्रण के लिए इस रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास को, पायरेक्स ग्लास को, जेना ग्लास को और क्राउन ग्लास को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सोडा ग्लास, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को और मैग्नेटिक ऊर्जा को। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टरबाइन और डायनेमो से बिजली जो प्राप्त करते हैं, इसमें किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताए, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है क्योंकि जल वाष्पित होता रहता है, जिससे ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है। बी है जल सूर्य किरणों को परिवर्तित कर देता है। सी है कि जल ऊष्मा का कुचालक होता है और डी है जल ऊष्मा को अवशोषित कर उसे तली में भेज देता है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि जल वाष्पित होता रहता है, जिससे ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जब लाल और हरे कलर का कोई झंडा है, उसको हम हरे प्रकाश में अगर देखेंगे तो उससे झंडा का कलर कैसा हो जाएगा? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, काला और हरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैक्रियास में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में और अमाशय में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे, छोटी आंत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम और रेडियम। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता है, जर्मेनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बताना यहाँ पर निम्नलिखित ग्रुपों में से कौन सा जो रात्रिचर होता है, यानी रात में चलते हैं। 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जल वाष्प, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पर स्थित है? अन्नामलाई के पहाड़ी, पालिनी के पहाड़ी, नंदी पहाड़ी और नीलगिरी के पहाड़ी। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पर स्थित है? 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, नीलगिरी के पहाड़ी, बिल्कुल सही जवाब है। नीलगिरी के पहाड़ी की सबसे
ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडो बेटा। और इसका हाइट कितना है? तो 2637 मीटर है इसका हाइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, बिल्कुल सही जवाब है। हिमालय काटकर यानी हिमालय के उस पार से आती है। ये मानसरोवर झील से तीनों नदी है जो कि निकल कर आती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 वाहनों का भाग नहीं है? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर पूर्व में 7 राज्य जिस 7 सिस्टर्स कहा जाता है उसका कौन सा भाग नहीं है? कौन सा राज्य उसका हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। 41वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? जेम्स जीन्स ने, एच अल्फावेन से, एफ होयल ने और ओ स्मिथ ने। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुआ है और गैस और धूल कणों से हुई है? 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ओ स्मिथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि भारत के किस भाग में कांटेदार वन पाया जाता है? मलाबार तट पर, असम तथा मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और गुजरात में और डी है तराई प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, बिल्कुल ही सही जवाब है। ज़्यादातर कांटेदार पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी रहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? उड़ीसा, केरल, झारखंड और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उड़ीसा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत में, असम तथा मेघालय में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टीक बहुत ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मध्य भारत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सोनार, कोलार, सिंहभूम और नेपानगर। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सिंहभूम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे अधिक किस राज्य में सीट है? सीट नहीं बल्कि जिले की संख्या है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि भागड़ा नांगल बांध स्थित है रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सतलज नदी के तट पर, सी है चिनाब नदी और डी है गंगा नदी। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के पर है? तो सतलज नदी के तट पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न आपके सामने कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? बैंकों की राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से और चकमा समस्या से। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं निर्वाचन सुधारों से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर आसानी अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत 108, 109 और 111। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अनुच्छेद 111 बिल्कुल ही सही जवाब है। और 52वां प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य परिषद के, लोकसभा, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य परिषद के। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।